कहानी है क्या ये महामानव है। लगभग 5 साल बाद मानसी मायके आई थी। पति मोहित को कंपनी अनुबंध के कारण 2 साल के लिए अब्रॉड जाना पड़ा था, मगर काम के बढ़ते बोझ से लौटने की हर तारीख आगे खिसकती रही और वक्त 2 से 5 साल में तब्दील हो गया। लाडो, आज जल्दी से तैयार हो जा, हम सभी बड़े ताव से मिलने चलेंगे। कितने सालों से तुम्हें देखा नहीं और अब तो ये नन्हा केतु भी है। बहुत इच्छा है उनकी तुम्हें देखने की, बाऊजी ने मानसी से कहा। पास ही तो जाना है बाऊजी, शाम को चले जाएंगे, अभी सुबह से। बात अधूरी छोड़ मानसी ने प्रश्न सूचक नजरों से माँ की ओर देखा। बेटा, ताऊजी अब हवेली में नहीं रहते, गांव चले गए कुछ सालों से। तू तैयार हो जा, बाकी बातें रास्ते में बताऊंगा, कहकर केतु को गोद में लिए वो बरामदे में निकल पड़े। हवेली और बड़े ताऊ जी का नाम सुनकर मन में इतने प्रकार के भाव आए कि मानसी एक पल को विचलित हो उठी। उसके मानस पटल में उनका नाम स्मृति लगभग धूमिल से पड़ गए थे, पर आज फिर सब एक एक कर मंडराने लगे दिमाग में। सबसे अधिक हैरानी इस बात पर थी कि हवेली छोड़ गांव कैसे चले गए। जिस इंसान ने माँ पिता के मुखाग्नि तक की जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया, बहन की शादी में मेहमान की तरह होटल में कमरा बुक करवा कर आए, कभी अपने छोटे भाइयों के घर एक रात न रुके, सभी को हेय और कमतर समझा, वो आज गांव में शौव के नीचे सर रख मानसी यादों को झटकने की कोशिश करने लगी। पर यादें दादी और माँ के मुंह से इतना जान पाई थी कि बड़े ताऊजी सबसे लाडले, मितभाषी और एक सज्जन इंसान थे। एक शब्द में कहा जाए तो श्रवण पुत्र। मगर शादी के बाद से उनके रंग ढंग बदलने लगे थे। बड़ी ताईजी पढ़ी लिखी और बड़े शहर से थी, जिनका यहाँ कस्बे जैसी जगह पर दम घुटता था। साल होते न होते उन्होंने ताऊजी को दादा दादी से अलग करने को राजी कर ही लिया। तब ताऊजी ने कहा था कि आखिर उनकी पत्नी भी तो उनकी जिम्मेदारी है, जो अपना सब त्याग उनके पास आई है। दादी को अपने बेटे से ऐसी उम्मीद न थी। उन्होंने दो टूक कह दिया कि अब इस घर के दरवाजे उनके लिए बंद है। बड़े शहर में ताऊजी ने ससुराल में ही पनाह लिया। कुछ दिन तो सब ठीक चला, फिर गुजर बसर के लिए नौकरी ढूंढने का सिलसिला अगरबत्ती के सेल्समैन से शुरू होकर टायर के सेल्समैन तक पदोन्नति पाया। उधर ताईजी को भी स्वावलंबी होने की धुन एक मिडिल स्कूल के शिक्षिका पद से शुरू हो गई। पैसा आने लगा तो ताईजी ने जिद कर ताऊजी की सेल्समैन की नौकरी छुड़वा दी। अब बच्चों की देखभाल और अंदर ही अंदर पनपती कुंठा। अक्सर लोग उनके बेरोजगारी को लक्ष्य कर मजाक उड़ाते। इधर ताईजी अपनी नौकरी को समर्पित हो घर की जिम्मेदारियों से कटने लगी थी। बड़े भैया माधव और छुटकी नेहा का जन्म हो चुका था। खाली पड़े समय में शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ हो, तभी उन्होंने राखी के बहाने बहन पर, फिर भाइयों को पढ़ाने के बहाने अपने पास बुलाकर अपना हक जताना शुरू किया। खून से खून अलग कैसे हो, सो अंततः दादाजी ने घर के दरवाजे खोल ही दिए। पर दादी शायद मन से न अपना सकी, तभी ताऊजी के घर कभी कदम न रखा। कुछ सालों बाद अचानक एक दिन ताऊजी को जीवन बीमा निगम में नौकरी मिल गई और यहीं से शुरू हुआ नया अध्याय। ससुराल वालों की आमद और पति पर उनके बड़े प्रेम प्रभाव का बड़ा अच्छा काट निकाला ताईजी ने। पैसा, शोहरत और समाज में बढ़ते प्रभाव का फायदा उठाकर ताईजी ने फिर बड़ी सोसाइटी के रंग ढंग में रंगना शुरू कर दिया। ताऊजी, जिस शख्स ने अंडे तक को कभी हाथ न लगाया हो, वो अब महफिलों के अलावे भी जाम छलकाने लगे। शराब कबाब से अधिक ऊपर आ चुका था। ताईजी की पदोन्नति और ताऊजी का पैसों में खेलना, दोनों ही अपने मन की जीने लगे थे। आर्थिक मदद के बहाने ताईजी ससुराल के बाकी सदस्यों को हमेशा एहसास दिला देती कि अगर वो ताऊजी को लेकर घर नहीं छोड़ती तो आज भी वो सभी कीड़े मकोड़े की तरह जी रहे होते। एक अच्छी बात यह हुई कि इन सब के बीच बाऊजी और छोटे दो और चाचाजी ने अपना काम धंधा जमा लिया। बुआजी की शादी में भी ताऊजी ने कस्बे वाले घर में न रुककर वहीं एक होटल का कमरा बुक कर सारे कार्यक्रम मेहमानों सा निपटाते रहे। हालांकि सारा खर्च वहन किया दोनों ने, पर सिर्फ अपना रुतबा दिखाने के लिए। यही चीज उनके दोनों बच्चों ने सीखा। हमारे बीच भी वो बहन भाई न होकर एक अजनबी सा रहते, उनकी उपस्थिति से हम बहन भाई सहम से जाते। खैर, ताऊजी का शराब मुंह इतना बड़ा कि अब दिन रात का अंतर खत्म हो गया और भी कई तरह की बातें सुनने में आने लगी कि उनका किसी से
कहते हैं न कि समय हमेशा एक सा नहीं रहता। जिन ताईजी के लिए उन्होंने सभी कुछ छोड़ा, अब उन्हें ही नकारने लगे तो ताईजी का माथा ठनका। दिन रात कलह, झगड़ा, और एक दिन नशे में ताऊजी का भयंकर एक्सीडेंट। अचानक ही सब ध्वस्त हो गया। चोट से एक भाग लकवाग्रस्त हो गया था। सभी भाई, दादाजी रोते कलपते भागे आए। कुछ दिन बाद एक एक कर सभी लौट गए पर दादाजी रुके रहे। पिता को सेवा करते देख ताऊजी और भी खून के आंसू रोते। नौकरी छूट चुकी थी सो पूरी तरह ताईजी पर निर्भर हो चुके थे। और ताईजी का घमंड अब आसमान पर था। एक दिन किसी बात पर दादाजी को काफी जली कटी सुनाई, जिससे दादाजी उल्टे पांव वापस हो लिए और फिर कभी नहीं गए। जलालत और हिकारत देखते सुनते ताऊजी की आत्मा कचोटती पर अपाहिज इंसान क्या करे। लगभग 2 साल के बाद वो धीरे धीरे ठीक होने लगे थे। इसी बीच बड़े बेटे का गम सीने में लिए दादी गुजर गईं। उनके संस्कार के लिए ताईजी ने साफ मना करते हुए कहा था कि खुद अभी इतनी बड़ी बीमारी से उठे हो, फिर 13वीं तक भूखे प्यासे रहकर काम क्रिया में लगे और तबीयत बिगड़ी तो यहीं रहना। मैं इलाज नहीं करवाऊंगी। लाचारी, अपमान, तिरस्कार, बस यही सब देखते सहते जड़ पर गए थे ताऊजी। माँ के सुर में सुर मिलाते बच्चे भी पिता को नीचा दिखाने से बाज नहीं आते थे। कभी अच्छे दिनों में उन्होंने अपना निजी मकान बनवाया था, जो हमारे घर में हवेली के नाम से प्रचलित कुख्यात हो गया था। आज अपने ही घर में अपने ही पत्नी और बच्चों से तिरस्कृत जिंदगी जीते ताऊजी की हालत का गम सीने में लिए दादाजी भी स्वर्ग सिधार गए और उस वक्त भी ताईजी मेहमानी कर चली गई थी, लगभग घसीटती सी ताऊजी को। एक समय ऐसा भी आया कि हमारे मानस पटल से ये रिश्ता धूमिल होने लगा था। लगभग 10 साल बाद बड़ी दीदी की शादी की खबर जान दोनों आए थे, मगर इस बार ताईजी की गर्मी ठंडी पर चुकी थी। बहुत अपनापा और लाड दिखाती गले में सोने की चेन पहनाए और रोती हुई बोली, मैं जानती हूँ तुम लोग मन से नहीं अपनाओगे हमें, पर सच कहूँ तो मैं अपनी गलती से सब खो दी। बाद में पता चला कि उन्हें लीवर सिरोसिस हो गया था। निरंकुश दोनों बच्चों ने अपने हिसाब से जिंदगी चुन ली। माधव भैया की गलत संगति से घर के सामान, ताईजी के जेवर तक बिकने की नौबत आ गई। वही नेहा ने भागकर विजातीय शादी कर ली। बीमार पत्नी को लिए ताऊजी अस्पतालों के चक्कर काटते रहे, मगर नियति ने ताईजी को छीन ही लिया। आखिरी समय में ताईजी हर वक्त सभी से माफी मांगती रहती। उनकी मनोदशा पागलों सी हो गई थी। एक रात नींद बेहोशी में माधव भैया ने वसीयत के जाली कागजात बनाकर हवेली अपने नाम लिखवा ली। ताईजी की मौत पर आखिरी बार देखा था ताऊजी को, फिर तो अब्रॉड चली गई थी। ओ मानसी, हो गया तेरा, चल देर हो रही है। माँ की आवाज से मानसी वर्तमान में लौट आई। बाहर बाऊजी गाड़ी का हॉर्न दे रहे थे। आंखों से बह आए आंसू पोंछकर गाड़ी में आ बैठी। केतु माँ की गोद में सो रहा था। बहुत सालों बाद जा रही है न गाँव? बाऊजी ने मानसी का उदास चेहरा शीशे में देखते हुए पूछा। फिर खुद ही बताने लगे, भाभी की मौत के बाद माधव ने हवेली बेच दी और भाईजी सड़क पर आ गए। वो तो भला हो विभाग वालों का कि उन्होंने भाभी के भविष्य निधि और बाकी बचे फिंडों के सारे पैसे भाईजी को ही दिया। नौकरी तो किसी को मिली नहीं, क्योंकि माधव कुछ दिनों बाद ही एक सड़क दुर्घटना में खत्म हो गया। अब भाईजी वही गांव के पुश्तैनी मकान में रहते हैं। भविष्य निधि के पैसों से कन्या विद्यालय खुलवाया जो दादाजी के नाम पर है। गांव में हैंडपंप और अस्पताल की भी व्यवस्था करवाई। अब पेंशन के पैसों से गरीब कन्याओं की शादी और पढ़ाई की व्यवस्था करते हैं। मानसी के चेहरे पर हजारों भाव नृत्य कर रहे थे। कुछ कहना चाहा पर तब तक गाड़ी दरवाजे तक पहुंच गई थी। सामने दलान में गरीब बच्चों को पढ़ाते ताऊजी गाड़ी की आवाज सुन झुकी कमर सीधी कर चश्मा ठीक कर रहे थे। उसे देख झपट कर लगभग दौड़ते से आए। लाडो, आगे के शब्द आंसुओं और हिचकियों में घुल गए। मानसी भी गले लगकर रो पड़ी। बहुत देर तक निशब्द भावों का आदान प्रदान चलता रहा। सभी आंसू पोंछ रहे थे। इस कोलाहल में केतु की नींद खुल गई और वो रोने की जगह सभी को हतप्रभ सा देखने लगा। ताऊजी ने बड़े लाड़ से उसे गोद में संभालते हुए पुचकारा, अरे मेरा लल्ला, देख कौन हूँ मैं, देख तो भला, तेरा नाना, अरे तेरे नाना से भी बड़ा, बहुत बड़ा, महानाना, समझा नहीं ना? तभी केतु ने मचलकर मानसी की ओर हाथ बढ़ाया।
मानसी ने उसे ताऊजी की गोद से लेते हुए सुना। वो बड़बड़ा रहे थे, तू नहीं समझेगा लल्ला, मैं बहुत बहुत बड़ा हूँ। मैं गंधर्व हूँ, मैं गंधर्व हूँ। गोद में केतु को चिपटाती मानसी फिर हिलक पड़ी। सचमुच ये कैसी जिंदगी जिए ताऊजी। एक अच्छा इंसान जो गलत सोहबत से राक्षस बना और फिर वक्त की ठोकर खा। सब खोकर खुद को घिसटता महामानव बनने की कोशिश करता। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।